अले मोटी बिल्ली, प्रकाश ने कहा। उसने अपनी बाहें फैलाई और बिल्ली को गोद में ले लिया। सभी कस्टमर्स को झटका लगा। सब सोच रहे थे कि रिया कुछ ऐसा बोलेगी जिससे प्रकाश को बहुत बुरा लग सकता है और वो बिल्ली को तो छूने भी नहीं देगी। लेकिन रिया एक अच्छी बड़ी दीदी जैसे ही बिहेव कर रही थी। ये पहली बार था जब सभी लोगों ने रिया का सॉफ्ट साइड देखा था। प्रकाश ने स्माइल किया और खुश होकर बिल्ली को गोद में लिए रहा। प्रेम को कहीं ना कहीं यह लगता था कि रिया काफी काइंड और अच्छी बच्ची है। प्रेम को इस बात की काफी चिंता सताती थी कि रिया के दोस्त कैसे बनेंगे, क्योंकि रिया की जुबान बहुत कड़वी है। लेकिन आज ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। प्रशांत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन से बाहर नहीं आ पाया था। प्रशांत काफी कॉम्पिटिटिव टाइप का लड़का था। सौम्या प्रशांत की तरफ देखकर स्माइल करने लगी और फिर वो रिया और प्रकाश की तरफ देखने लगी। रिया अभी भी बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जो पहले स्कूल में आया करती थी। रिया स्कूल में भी जलेबियां दूसरों के साथ शेयर किया करती थी। तभी गजाधर ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है जैसे हमें बच्चों को आपस में ही बात करने के लिए छोड़ देना चाहिए, हमेशा उनकी बातों में बीच बचाव नहीं करना चाहिए। प्रशांत बिल्कुल फ्रीज हो गया क्योंकि रिया ने अपनी बिल्ली प्रकाश को दे दी थी और उसने बदले में कुछ मांगा भी नहीं था। प्रशांत ने इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया था कि रिया उसे अपनी बिल्ली छूने भी नहीं देगी, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अगली डकलिंग भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो प्रकाश की गोद से उतरना चाहती थी। अगली डकलिंग, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, रिया ने कहा। बिल्ली ने ऊपर देखा और जब उसकी नजर रिया के गुस्से पर पड़ी उसने नाटक करना बंद कर दिया। देखो मेरे चेहरे के निशान वाकई जा रहे हैं। पहले जिस औरत ने कहा था उसने खुश होकर यह बात दोबारा दोहराई। उसके गाल एक्साइटमेंट में लाल हो रहे थे। इस औरत की उम्र लगभग 30 साल थी। इसके बाल भूरे और ये पर्पल और ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी। वो एक नेकलेस भी पहने हुई थी। वो औरत काफी सिंपल लेकिन काफी अमीर नजर आ रही थी। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर करी और अपने निशानों को देखने लगी, जो देखने में काफी अजीब थे, लेकिन अब वो उन्हें काफी एक्साइटेड होकर देख रही थी। क्या सच में ऐसा हो रहा है लवली? उस औरत के सामने बैठी औरत ने सरप्राइज होकर पूछा। लवली ने स्माइल करके सिर हिलाया। हाँ, मैं खुद अपने निशान रोज देखती हूँ। जब मैं रसमलाई खा रही थी तो मुझे अपने हाथ बहुत ठंडे लग रहे थे। फिर मैंने अपनी स्लीव्स ऊपर करके देखा तो मुझे दिखा कि मेरे निशान गायब हो रहे हैं। लवली काफी अमीर परिवार में पैदा हुई थी। जब वो काफी छोटी थी तो उसके हाथ और बॉडी के कुछ पार्ट गर्म पानी से जल गए थे। उसकी शादी उसके पेरेंट्स ने की थी, पर वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उससे उतना ही प्यार करता था। लेकिन उसे डर था कि एक दिन उसका पति उसकी जली हुई बॉडी को देखकर किसी और लड़की से ना शादी कर ले। इसलिए लवली हर कोशिश करती थी कि उसके निशान गायब हो जाएं। लेकिन कुछ भी उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ। उसने तो अपनी सारी होप ही छोड़ दी थी। आज वो अपने एक दोस्त के रिकमेंडेशन पर प्रेम के रेस्टोरेंट में आई थी। उसे फूड बहुत पसंद आया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आज उसे अपने निशानों को दूर करने का एक तरीका मिल गया था। श्रुति और सौम्या ने लवली की तरफ सरप्राइज होकर देखा। ये चारों लोग एक ही टेबल पर बैठे थे। मुझे लगता है कि ये सही कह रही है, सौम्या ने लवली के हाथ देखते हुए कहा। आज सौम्या जब सब्जियां काट रही थी तो उसकी उंगली कट गई थी और उसके ऊपर खून जम गया था, लेकिन अब वो निशान भी गायब हो गया था। उसकी स्किन इतने अच्छे तरीके से हील हुई थी कि किसी को भी भरोसा नहीं होता कि अभी अभी वहां एक कट लगा था। इस रसमलाई से स्कार्स गायब होते हैं। मुझे लगता है कि ये स्किन के लिए भी काफी अच्छी है। मुझे अपना चेहरा काफी स्मूथ फील हो रहा है। ये डिश तो औरतों में काफी फेमस हो जाएगी। मैं जब 3 साल की थी तभी से मेरी बॉडी पर ये निशान थे, लेकिन अब देखो ये आधे से ज्यादा गायब हो गए हैं। बहुत से लोग अपने पुराने निशान देखने लगे। रेस्टोरेंट का पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। मैं सोचता हूं कल अपनी पत्नी को भी यहां ले आऊं। उसके हाथ पर भी सालों से एक स्कार बना हुआ है, गजाधर ने कहा। प्रेम तो वाकई में जीनियस है, सिद्धार्थ ने कहा। शाही कबाब से थकान गायब होती है, राजमा चावल से स्ट्रांग बनते हैं और रसमलाई से तो स्कार्स भी गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा ये सारी डिशेस कितनी डिलीशियस हैं। ये जगह तो एक हॉस्पिटल जैसी है। मुझे लगता है कि प्रेम भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है, 30 साल की एक उम्र के आदमी ने कहा। क्या इस चीज से स्कार्स गायब होते हैं? वो तुरंत खड़ा हुआ और नर्वस होकर अपनी शर्ट के अंदर देखने लगा। उसके सीने पर काफी स्कार्स थे, कुछ नए थे, कुछ पुराने, कुछ छोटे, कुछ बड़े। एक स्कार तो ठीक उसके दिल के पास था। ये सारे स्कार्स उसकी स्ट्रगल की कहानी बता रहे थे कि कैसे वो बार बार मौत की चुंगल से बाहर निकला था। ये स्कार्स तो मेरा प्राइड है। मुझे ये स्कार्स हमेशा अपनी बॉडी पर चाहिए ताकि मैं इन्हें नौसिखियों को दिखाकर उन्हें इंप्रेस कर पाऊं, भानु ने कहा। शांत हो जाओ दोस्त, तुम्हारे स्कार्स वैसे के वैसे ही हैं, उसके दोस्त ने स्माइल करते हुए कहा। क्या मजाक है? 25 साल पहले जब मैं पहली बार शिकार करने गया था तब एक वॉल्फ ने मुझे स्कार दिया था। वो जा चुका है और एक दानव का स्कार भी जा चुका है, भानु ने दुख भरी आवाज में कहा।
चिंता मत करो भानु, तुम्हें नए स्कार्स मिल जाएंगे। उसके दोस्त ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। लेकिन मुझे अपने स्कार्स काफी पसंद थे, वो मेरे लिए काफी मायने रखते थे, भानु ने कहा। भानु एक एडवेंचर ग्रुप का वाइस लीडर था। उसे हमेशा शो ऑफ करना बहुत पसंद था। वो हमेशा नौसिखियों को अपने स्कार्स दिखाकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था। उसके दोस्त ने स्माइल करते हुए कहा, फिर अब तुम्हारे सामने रसमलाई का एक और बोल रख दें तो तुम नहीं खाओगे, है ना? भानु ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अरे बिल्कुल खाऊंगा, अब तो मेरा बर्थमार्क भी गायब हो गया है। एक आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या मेरा चेहरा देखकर बताओगे कि मेरे निशान गायब हुए या नहीं? एक दूसरी आवाज आई। कस्टमर्स ने यह नोटिस कर लिया कि उनकी स्किन वाकई हील हो रही थी। यामिनी ने जैसे ही अपने हाथ उठाकर देखे, उसकी आंखों में रौनक आ गई। यामिनी के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपने हाथों में हुए चेंजेस को ध्यान से देख पाए, पर अब उसने भी नोटिस कर लिया था कि उसके भी पुराने स्कार्स गायब हो गए थे। जब वो 7 साल की थी तो एक गर्म चीज के कारण जो स्कार बना था वो भी गायब हो गया था, और जब वो 8 साल की थी तो जो कुत्ते के काटने का निशान था वो भी गायब हो गया था। सारे गंदे दिखने वाले निशान धीरे धीरे गायब हो रहे थे। यामिनी बहुत एक्साइटेड हो गई और सोचने लगी, अगर मैं ये रसमलाई खाती रहूंगी तो मेरे हाथ वापस से प्रिटी हो जाएंगे। अब उसे अपनी लाइफ काफी कीमती लगने लगी थी। इसके पहले वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहां ना तो रिस्पेक्ट मिलती थी और ना ही केयर मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मारिया रेस्टोरेंट में उसे प्यार भी मिलता था और उसकी रिस्पेक्ट भी की जाती थी, और अब वो एक नई लाइफ जीने लगी थी। हर लड़की की चाहत होती है कि वो सुंदर दिखे। अब यामिनी के मन में भी ऐसी चाहत आ गई थी। वो अपनी हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि उसने अपनी अच्छे से कभी केयर ही नहीं की थी। अब वो बिल्कुल भी अपने बॉस को नाराज नहीं करना चाहती थी, ना ही किसी की डाइनिंग को खराब करना चाहती थी। उसने मुट्ठी बांधी और सोचने लगी, आई एम श्योर कि मैं जल्दी ही इन स्कार्स से फ्री हो जाऊंगी। अगर मैं डेली रसमलाई के 2 बोल्स खाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। रसमलाई से लोगों की स्किन ही सॉफ्ट नहीं हुई थी, बल्कि रसमलाई के कारण लोगों को काफी फायदा भी हुआ था। उसने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रसमलाई इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। सिस्टम, तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि रसमलाई से इतने अच्छे अच्छे कारनामे हो सकते हैं। मैं तो इसकी प्राइस 2000 कॉपर के सिक्के रखता, प्रेम ने सिस्टम से मन ही मन कहा। रसमलाई जैसी डिश वाकई लोगों के लिए एक जादू की बुलेट जैसी थी, जिससे उनके स्कार्स, बर्थमार्क और भी निशान गायब हो रहे थे। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी इफेक्टिव होगी। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि इसमें काफी प्रोटीन है। शायद मिस्टीरियस एलिमेंट के कारण ही इसमें इतना पावर आ गया और ये इतनी इफेक्टिव हुई, सिस्टम ने कहा। तुम जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते? प्रेम ने पूछा। सिस्टम थोड़ी देर चुप हो गया और फिर उसने कहा, सारे इंग्रेडिएंट्स को 18 चीजों पर ट्राई किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि वो ठीक है या नहीं। चिंता मत करो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, प्रेम ने कहा। मुझे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरे टेस्ट काफी एक्यूरेट और साइंटिफिक होते हैं। जानवरों पर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, मेरे टेस्ट के रिजल्ट्स उनसे भी ज्यादा रिलायबल होते हैं। बस मेरे पास अच्छे सैंपल्स होने चाहिए, सिस्टम ने कहा। शायद तुम हम पर भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो, प्रेम ने कहा। उसे भरोसा था कि सिस्टम अपने डेटाबेस और नॉलेज के लिए कुछ भी कर सकता था। प्रेम को रसमलाई के लिए एक लिमिट रखनी पड़ी थी ताकि कस्टमर्स की सेफ्टी का सवाल ही ना उठे, क्योंकि सिस्टम ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि ज्यादा रसमलाई खाने से कस्टमर को नुकसान हो सकता है। तभी अमित ने यामिनी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, क्या मुझे रसमलाई का एक बोल और मिल सकता है? वसीम ने भी अपनी चम्मच नीचे रखकर एक बोल और खाने की इच्छा जताई। सभी की आंखें यामिनी पर टिक गईं। रेस्टोरेंट में बिल्कुल शांति छा गई। लगभग सभी कस्टमर्स ने अपनी रसमलाई खत्म कर ली थी और सभी एक बोल और रसमलाई खाना चाहते थे, पर सभी मेन्यू में लिखे रूल्स भी पढ़ लिए थे। बहुत से लोग जिनका मन एक बोल रसमलाई से नहीं भरा था, वो यामिनी की तरफ एक्सपेक्टेशन से देखने लगे थे। सभी कस्टमर सोच रहे थे कि प्रेम 2 पावरफुल मैजिशियंस को मना नहीं करेंगे, ऐसे 2 पावरफुल मैजिशियंस जो रिया के मास्टर्स भी थे। यामिनी फील कर सकते थे कि उसे लोग देख रहे हैं। वो थोड़ी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। अमित और वसीम रिया के मास्टर्स थे। यामिनी सोच रही थी कि क्या उसे इन दोनों के लिए रूल्स बदल देने चाहिए। तभी लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, मुझे नहीं लगता कि ओनर इन दोनों की रिक्वेस्ट नहीं मानेगा। हाँ सही बात है, ये तो रिया के मास्टर्स हैं। अगर प्रेम अपने रूल्स बदलेगा तो हम भी उसे कह सकते हैं कि वो हमें भी रसमलाई के कुछ बोल्स और दे दे। सभी लोग यामिनी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि प्रेम इन दोनों की रिक्वेस्ट नहीं टालेगा, इसलिए अब वो प्रेम से अपने लिए भी रूल्स बदलने की बात कहने वाले थे। वो अब रसमलाई खाने के लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकते थे।
श्रुति भी सोच रही थी कि अब उसे भी एक बोल और रसमलाई मिल जाएगी। वो अपने खाली बोल को बड़े ध्यान से देख रही थी। रसमलाई की मिठास के कारण श्रुति को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो लंबी लंबी सांसें लेकर रसमलाई की खुशबू अपने अंदर महसूस कर रही थी। सॉरी, हर कस्टमर को बस एक बॉल ही मिलेगा और हम इस डिश की पार्सल सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। प्रेम ने अमित के सामने शाही कबाब की प्लेट रखते हुए कहा और स्माइल करके कहने लगा, ये लीजिए शाही कबाब, प्लीज एंजॉय कीजिए। सभी कस्टमर्स को झटका लगा और वो काफी डिसअपॉइंट हो गए। हालांकि प्रेम स्माइल करके कह रहा था और सभी कस्टमर्स अब ये समझ चुके थे कि प्रेम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए लेकिन अमित फ्रीज हो गया। उसने अपने शाही कबाब की तरफ देखा और फिर प्रेम की तरफ देखा। प्रेम ने सुबह अमित के लिए फ्री में रसमलाई दे दी थी, पर अब वो अपनी बेटी के मास्टर्स के लिए दोबारा से एक और बोल देने के लिए तैयार नहीं था। तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए पे कर दूंगा, अमित ने कहा। अब उसे रसमलाई की मिठास की आदत हो गई थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वसीम ने अपनी आईब्रो ऊपर करके सोचा, मुझे आज तक किसी ने भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। शायद ये प्रेम ज्यादा सेंसिबल नहीं है। ये सुनते ही प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, देखिए मेनू पर रूल साफ साफ लिखे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना मील एंजॉय करेंगे, लेकिन रूल्स नहीं बदले जा सकते। प्रेम बाहर से तो स्माइल कर रहा था, पर अंदर से उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसने पहले ही ये बात सोच ली थी कि नए रूल से कई कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे, लेकिन रसमलाई में इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स थे कि ज्यादा रसमलाई खाना उनके लिए अनहेल्दी हो सकता था। इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था जिससे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पर कोई फर्क पड़े। भले ही प्रेम को एक मिशन पूरा करना था और उस मिशन का रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। मास्टर्स, आप प्लीज सारे रूल्स फॉलो कीजिए, रिया ने कहा। हम करेंगे, कोई भी चीज बिना रूल्स के पूरी नहीं की जा सकती, अमित ने स्माइल करके रिप्लाई दिया। वसीम ने भी अपने राजमा चावल की एक बाइट ली और बोला, हाँ ये राजमा चावल भी काफी अच्छे हैं। दोनों ही मैजिशियंस ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उन्हें रसमलाई की एक और बोल मिलेगी। वो प्रेम को फोर्स भी कर सकते थे, लेकिन यह काफी गलत होता, खासकर उसकी बेटी के सामने। कोई भी इतने पावरफुल मैजिशियन से ऐसा बिहेव करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन प्रेम ऐसा नहीं था। प्रेम बाकी कस्टमर्स जैसे ही इन दोनों को भी ट्रीट करता था। प्रेम इक्वालिटी में बिलीव करता था। भले ही उसे यह पता था कि ये दोनों मैजिशियंस क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रेम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता था और ये वाकई अच्छी चीज थी। अमित प्रेम को देख रहा था, फिर उसने अपना फूड एंजॉय करना शुरू कर दिया। प्लीज मुझे एक बोल और दे दो, मुझे वाकई इसकी जरूरत है। मैं प्राइस से 10 गुना ज्यादा इसकी कीमत दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे एक बोल और दे दो, लवली ने खड़े होकर कहा। लवली का पति अब उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता था, इसलिए अब उसे इनसिक्योरिटी होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये डिश खुद भगवान ने उसके लिए भेजी थी और ये डिश ही उसके निशान ठीक कर सकती थी। इसलिए अब वो इस डिश की कितनी भी प्राइस देने के लिए तैयार हो गई थी। माफ कीजिएगा मैम, कल सुबह फिर से आइएगा, हम अपने रूल्स नहीं तोड़ सकते, प्रेम ने कहा और फिर अपने मन में सिस्टम से बोला, यार 2000 कॉपर के सिक्के, इसे तो कम से कम रसमलाई दे देनी चाहिए थी। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, सिस्टम ने कहा। ऐसे वर्ड्स यूज मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें एक और हिडन मिशन दे दूंगा। ऐसे रूल्स का क्या मतलब कि कोई उसे फॉलो ही ना करे। तुम कुकिंग के बादशाह बनने वाले हो। इतनी बड़ी चीज के सामने 200 कॉपर के सिक्के कुछ मायने नहीं रखते। ये सुनते ही प्रेम ने कहा, मैं तुम्हें 2000 कॉपर के सिक्के देता हूं। सिस्टम ने खुश होकर कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, प्रेम ने सिस्टम से कहा। तभी लवली की आवाज आई, लेकिन प्रेम ने उसकी बात को काटकर स्माइल करके कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना डिनर एंजॉय करेंगी। फिर वो मुड़ा और किचन की तरफ चलने लगा। अब वो किसी की भी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। लवली को काफी सरप्राइज हुआ। आज उसे पहली बार रियलाइज हुआ था कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती थी। हम कल सुबह यहां पर वापस आएंगे लवली, उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर कहा। तुम्हें पता है अभी अभी इसने 2 लोगों को मना किया है। अभी अभी इसने जिन 2 लोगों को मना किया है वो दोनों काफी पावरफुल मैजिशियन हैं। मैजिशियन? लवली की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे पता था कि इस शब्द का क्या मतलब है और ये कितने पावरफुल होते हैं। वो अपनी सीट पर वापस बैठ गई। प्रेम ने इतने पावरफुल मैजिशियंस और अपनी बेटी के मास्टर्स के लिए भी अपने रूल्स नहीं बदले। प्रेम वाकई में अपनी जुबान का बड़ा पक्का इंसान है। अगर मैं प्रेम की जगह होता तो मैं 10 गुना प्राइस लेकर उस लड़की को यह डिश दे देता, लेकिन अब हमें कल फिर से वापस आना पड़ेगा। कस्टमर्स में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। अब वो प्रेम को अच्छे से समझने लगे थे। फिरोज श्रुति से नजर बचाते हुए एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे यहां मिलेगी। मुझे किसी ने बताया था कि 15 दिन पहले ये ककाओ गांव छोड़कर चली गई थी। हमने तो इसे यहां ढूंढना ही बंद कर दिया था। कुछ दिन पहले ही लोगों को इस बात की खबर मिल चुकी थी
कि श्रुति ककाओ गांव छोड़ चुकी है। श्रुति की फैमिली काफी पावरफुल बोनो की फैमिली थी, तो उसका यूं ही घर छोड़कर चले जाना कोई छोटी बात नहीं थी। और तो और बोनो की रानी हर्षिता ने श्रुति को अगली रानी घोषित कर दिया था। श्रुति हमेशा से ही इशिता के आसपास घूमती थी और इशिता उस टाइम तक बोनो की रानी बनने की सबसे पॉपुलर कैंडिडेट थी। लेकिन जैसे ही श्रुति को नई राजकुमारी घोषित किया गया, श्रुति ने घर छोड़ दिया और जिंदगी के रास्ते पर अकेली निकल पड़ी। श्रुति को ढूंढने का इनाम काफी बड़ा था। फिरोज को एक्साइटमेंट के कारण अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। अब शायद फिरोज जल्दी ही टिम्बकटू लौटने वाला था। उसने थोड़ी सी रसमलाई खाई और रसमलाई का टेस्ट उसके मुंह में घुलने लगा। रसमलाई के कारण आज उसकी किस्मत के तारे चमक चुके थे। अमित खड़ा हुआ और किचन के दरवाजे की तरफ गया। मेरा बिल बता दो, उसने प्रेम से कहा। प्रेम ने स्माइल करके कहा, आपके हुए 8 सोने के सिक्के। प्रेम काफी खुश था क्योंकि अमित ने मना करने के बाद भी कोई झगड़ा नहीं किया था। मैंने ककाओ स्कूल में एक मैजिक रूम ढूंढ लिया है, वो तीसरी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर है। कल रिया को सुबह 6:30 बजे ले आना और 1 प्लेट शाही कबाब और कुछ रसमलाई भी मेरे लिए ले आना, अमित ने कहा। प्रेम को जैसे ही पता चला कि रिया ककाओ स्कूल में सीखने वाली है, उसे काफी खुशी हुई क्योंकि रिया को अपने दोस्तों के साथ खेलना काफी पसंद था। लेकिन प्रेम को जब अमित की पूरी बात याद आई तो उसने आईब्रो ऊपर करके सोचा, मुझे इसके लिए फूड डिलीवर करना होगा। प्रेम थोड़ी देर हेजिटेट हुआ, फिर उसने सोने के सिक्के अपने हाथ में लेकर सोचा, ये रिया का मास्टर है, मुझे इतना तो इसके लिए कर ही देना चाहिए। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, थैंक यू, आपका काम हो जाएगा, प्लीज रिया का ख्याल रखना। यह बात बिल्कुल साफ थी कि अमित को प्रेम से यह रिप्लाई मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि प्रेम उसे फूड डिलीवरी नहीं करेगा। अमित ने स्माइल की और सिर हिलाकर चला गया। प्रेम भी स्माइल करने लगा। वसीम ने भी अपना बिल पे किया और चला गया। नॉर्मल मीठा और बहुत मीठा पसंद करने वालों ने आज रसमलाई टेस्ट कर ली थी, लेकिन ये दोनों टाइप के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सौम्या और श्रुति दोनों ने एक ही टाइम पर अपनी चम्मच नीचे रखी और सेटिस्फाई होकर एक गहरी सांस ली। ये दोनों काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इन दोनों ने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी डिश नहीं खाई थी। उन दोनों को लगता था कि उन दोनों ने इसके पहले जो भी चीज खाई थी वो सबसे बेस्ट थी, लेकिन आज रसमलाई खाकर उनका ये डाउट भी दूर हो गया था। उनके मैनर्स इतने अच्छे थे कि वो कभी भी किसी चीज में गलतियां नहीं निकालती थी। उन्होंने अपना बिल पे कर दिया। तुम काफी अच्छी लड़की हो रिया, सौम्या ने रिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा। फिर वो प्रशांत की तरफ मुड़ी और उसने स्माइल करके कहा, तुम मैथ्स में काफी अच्छे हो प्रशांत, तुम्हें उस दिन की बात से ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा, है ना? हाँ, मुझे नहीं लगा, थैंक यू सौम्या मैम, प्रशांत ने सौम्या से कहा। दोबारा आना सौम्या मैम, पापा और भी नई चीजें बनाने वाले हैं और हमारे पास और भी नई डिशेस आएंगी, रिया ने कहा। हाँ बिल्कुल मैं आऊंगी, सौम्या ने स्माइल करके कहा। जैसे ही रिया ने नई डिश की बात कही, कस्टमर्स को काफी सरप्राइज हुआ। उन्हें अब पता चल गया था कि प्रेम अब जल्दी ही और नई डिशेस लाने वाला था। अब उन्हें नई डिशेस का इंतजार था। प्रकाश ने बिल्ली रिया को वापस कर दी क्योंकि बिल्ली उसके लिए काफी भारी थी। जैसे ही सीट्स खाली हुई, सिद्धार्थ, गजाधर और उसके दोनों बच्चे वहां जाकर बैठ गए। प्रशांत ने नॉर्मल मीठी रसमलाई ऑर्डर की, जबकि बाकी तीनों ने बहुत मीठी रसमलाई। प्रशांत रसमलाई और राजमा चावल खाते हुए काफी खुश हो रहा था। बाय मशरूम जैसे बालों वाले, बाय नीले मोटे अंकल, बाय ग्रे मोटे अंकल, रिया ने अगली डकलिंग को गोद में लिए हुए हाथ हिलाते हुए कहा। प्रकाश ने भी हाथ हिलाते हुए कहा, बाय बड़ी दीदी, बाय मोटी बिल्ली। प्रकाश गजाधर का हाथ पकड़े था। हम दोबारा आएंगे छोटी ओनर, गजाधर और सिद्धार्थ ने कहा। गजाधर अपने हाथ में शाही कबाब का पार्सल लिया था। तुमने मुझसे गुड बाय क्यों नहीं कहा? प्रशांत ने रिया को देखकर कहा। क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे तुम्हारा क्या नाम रखना चाहिए। बाय, प्रशांत ने कहा और गुस्से में चला गया। रिया अब रेस्टोरेंट में वापस आ गई। वो अब काफी खुश दिख रही थी। बॉस, क्या हम भी ये रसमलाई ट्राई करके देखें? निखिल ने कहा। हमने इतनी मेहनत किस लिए की थी? उत्कर्ष ने निखिल और निहाल को देखकर पूछा। राजमा चावल के लिए, उन्होंने तुरंत जवाब दिया। तो चुपचाप खाओ। उत्कर्ष ने उनके सामने रखे 15 प्लेट राजमा चावल की तरफ पॉइंट करके कहा। प्रेम का रेस्टोरेंट काफी बिजी रहा। 9 बजे के बाद प्रेम ने उन सभी कस्टमर्स को मना कर दिया जो लेट आए थे। जैसे ही आखिरी कस्टमर गया, प्रेम ने दरवाजा बंद कर दिया और राहत की सांस ली। दोनों टाइप की रसमलाई पसंद करने वाले अब जा चुके थे। प्रेम ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ भी अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। पापा, हमने आज 512 प्लेट राजमा चावल, 90 प्लेट शाही कबाब और 240 बोल रसमलाई के बेचे, रिया ने खुश होकर कहा। हमारी आज की कमाई 1,75,480 कॉपर के सिक्के हैं।
मैंने प्लैटिनम के सिक्के और सोने के सिक्कों को कॉपर के सिक्कों में कन्वर्ट करना सीख लिया। अरे तुम तो कमाल की हो बेटी, तुम वाकई मैथमेटिक्स की जीनियस हो, प्रेम ने स्माइल करके कहा और रिया का हाथ पकड़कर उसके सिर पे किस किया। अब प्रेम को बस 1000 सोने के सिक्के ही चाहिए थे जिससे वो स्ट्रेंथ खरीद सके। अब तक प्रेम के पास 880 कस्टमर्स आ चुके थे। जल्दी ही बटर पनीर मसाला और नान की डिश इस दुनिया में काफी पॉपुलर हो जाएगी और जैसे ही मुझे 5% स्ट्रेंथ मिल जाएगी मैं फिर से तलवारबाजी कर पाऊंगा, प्रेम ने सोचा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। यामिनी ने प्रेम और रिया को देखा तो उसे जलन महसूस होने लगी। वो सोचने लगी कि उसके पापा कब वापस आएंगे। मेरी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, लेकिन कब? मैं कितने सालों से उनका वेट कर रही हूं। यामिनी प्लेट्स उठाकर किचन में जाने लगी। प्रेम ने सीरियस होकर रिया की तरफ देखा और कहा, रिया बेटा, कल से तुम्हारे लेसन शुरू हो रहे हैं। तुम्हें अमित के पास जाना है, तुम्हें याद है ना? तुम उन्हें मास्टर अमित बुलाना और हमेशा उनकी इज्जत करना। लेकिन मुझे तो उन्हें आधी दाढ़ी वाले मास्टर बुलाना पसंद है। नहीं, ये काफी रूड है, इससे उन्हें काफी बुरा लग सकता है। हमारे वर्ड्स लोगों को बहुत दुख पहुंचा सकते हैं बेटा, और स्टूडेंट्स को तो अपने मास्टर की इज्जत करनी चाहिए। अब तुम भी एक स्टूडेंट हो, इसलिए जब तुम क्लास अटेंड करोगी तो अच्छी बच्ची बनकर रहना, ठीक है? रिया ने पापा की बात मानते हुए कहा, ठीक है पापा, लेकिन क्या क्लास के बाद मैं उन्हें आधी दाढ़ी वाले मास्टर और कछुआ मास्टर बुला सकती हूँ? हाँ शायद, प्रेम ने कहा। अमित और वसीम को रिया के निकनेम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। रिया ने स्माइल करके कहा। रिया खिड़की के बाहर देखने लगी और प्रेम का हाथ आगे पीछे हिलाने लगी। पापा, मुझे स्टार्स देखने हैं। अच्छा चलो, तो फिर बालकनी में चलते हैं, वहां से हमें सब कुछ ज्यादा साफ दिखाई देगा। जब से प्रेम बिजी रहने लगा था, वो एक पिता के तौर पर काफी इरिस्पॉन्सिबल समझने लगा था, क्योंकि वो रिया के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था। मिनी, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम भी घर जा सकती हो। अच्छे से रहना और कल सुबह जल्दी मत आना, मुझे रिया को स्कूल लेकर जाना है और मैं 7 बजे के पहले वापस नहीं आ पाऊंगा। प्रेम ने यामिनी को देखकर कहा, हाँ बॉस, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके कंधों की मसाज करूं? यामिनी ने कहा, नहीं, तुम घर चले जाओ और थोड़ा आराम करो। प्रेम ने स्माइल करके कहा, गुड नाइट मिनी दीदी, रिया ने हाथ हिलाते हुए कहा। अगली डकलिंग ने कहा। अगली डकलिंग अभी भी यामिनी से दूर रहती थी, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि यामिनी इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। यामिनी ने स्माइल करके कहा, गुड नाइट। उसे रिया और प्रेम का बिहेवियर काफी अच्छा लगता था। क्या हम मशरूम परी को भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं पापा? रिया ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए पूछा। हाँ क्यों नहीं, कहकर प्रेम म्यूजिक बॉक्स उठाने चला गया और फिर म्यूजिक बॉक्स लेकर बालकनी की तरफ जाने लगा। जब प्रेम का रेस्टोरेंट बन रहा था तब प्रेम ने सिस्टम को 2nd और 3rd फ्लोर बनाने के लिए बेवकूफ बना दिया था। बालकनी में सफेद कलर की रेलिंग लगी हुई थी और ग्रे कलर के टाइल्स, जिन पर कोई भी स्लिप नहीं हो सकता था। बालकनी 3rd फ्लोर के छोटे से कमरे के बाहर थी, जिससे चौराहा साफ दिखता था। जैसे ही उन्होंने बालकनी का दरवाजा खोला, एक लैंप जलने लगा। वाओ, हमारे पास इतनी अच्छी बालकनी है, रिया ने खुश होकर कहा। उसने अगली डकलिंग को नीचे रख दिया और बालकनी में चली गई। प्रेम को भी सरप्राइज हुआ और वो सोचने लगा, ये जगह काफी अच्छी है, हम यहां बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और ये कमरा भी काफी अच्छा है, यहां कुछ सामान रखा जा सकता है। मुझे एक आराम की कुर्सी चाहिए, प्रेम ने मन में सिस्टम से कहा। प्रेम जमीन पर बैठकर स्टार्स नहीं देखना चाहता था। तुम्हारे पास रेस्टोरेंट को चेंज करने के राइट्स नहीं है। जैसे ही तुम रेस्टोरेंट को अपग्रेड करोगे, तुम्हें 2 अच्छे काउचेस मिल जाएंगे, सिस्टम ने कहा। फिर प्रेम ने पूछा, क्या कस्टमर्स यहां बैठकर खा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, सिस्टम ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। सही कहा, प्रेम ने स्माइल करते हुए बोला। फिर सिस्टम ने आगे कहा, 2nd और 3rd फ्लोर तुम्हारे प्राइवेट रूम्स हैं, मैं कस्टमर्स को ऊपर आना अलाउ नहीं कर सकता। रेस्टोरेंट 1st फ्लोर पर है और तुम रेस्टोरेंट की लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। अरे तुम कुर्सी बेचोगे या नहीं? मेरे पास पूरी रात नहीं है, प्रेम ने कहा। सॉरी, मैं गलत था, तुम आराम कुर्सी खरीद सकते हो, मेरे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, तुम उनमें से कोई भी चूज कर लो। कुछ कुर्सियों में तो मसाज का फंक्शन भी है, ये घर के लिए और वेकेशन पर जाने के लिए काफी अच्छी चीज है, सिस्टम ने कहा। प्रेम ने सिर हिलाया, उसके दिमाग में कुछ पिक्चर्स दिखने लगी। प्रेम ने मन ही मन सोचा, ये काफी अच्छी है। प्रेम ने एक ब्राउन कलर की चेयर चूज की, जिसकी प्राइस 5 सोने के सिक्के थी और जो काफी कंफर्टेबल दिख रही थी। आराम कुर्सी 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, ये मुझे कहाँ रखनी है? सिस्टम ने पूछा। यहाँ बालकनी में, जब ये रेडी हो जाए तो मुझे बता देना, प्रेम ने कहा।
प्रेम रिया के सामने मैजिक ट्रिक करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता था। रात के टाइम काफी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। पापा यहाँ आइए, मैं और अगली डकलिंग एक कंपटीशन करने जा रहे हैं कि कौन क्वैक की आवाज ज्यादा अच्छे से निकाल सकता है। क्या आप हमारे जज बनेंगे? रिया ने पूछा। प्रेम को काफी सरप्राइज हुआ। रिया एक बिल्ली से क्वैक की आवाज निकलवाना चाहती थी। प्रेम ने कहा, अगली डकलिंग नॉर्मल डक्स जैसी नहीं है। बिल्ली भी इस बात से एग्री कर रही थी। फिर रिया ने कहा, मुझे पता है। फिर वो अगली डकलिंग की तरफ मुड़ी और बोली, तुम काफी अगली हो। ये सुनते ही अगली डकलिंग को इस बात से खुशी नहीं हुई। प्रेम स्माइल करके सोचने लगा, मुझे लगता है मेरी बेटी ये बात कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि ये एक बिल्ली है, शायद बहुत लंबे टाइम तक। फिर प्रेम ने पूछा, तुम ऐसा कंपटीशन क्यों करना चाहती हो? रिया ने जवाब दिया, क्योंकि इसे क्वैक करना नहीं आता है। ये फिर बाकी डक से कैसे बात करेगी? ऐसे में तो इसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे। रिया ने अपनी बिल्ली को देखा और उसका सिर ऊपर करके कहा, अच्छे से सीखना वरना तुम्हें कल खाना नहीं मिलेगा। ये सुनते ही बिल्ली ने तुरंत जवाब दिया, क्वैक क्वैक क्वैक। रिया ने कहा। एक्चुअली रिया काफी अच्छे से आवाज निकाल रही थी। रिया ने अपने पैर जमीन पर पटके, नहीं अच्छे से सुनो, क्वैक क्वैक क्वैक। बिल्ली ने डरकर अपनी आवाज धीमी की, नहीं तुम कितने स्टूपिड हो, ये ऐसे करना है, क्वैक क्वैक क्वैक। बहुत हुआ, तुम्हें कोई भी डक पसंद नहीं करेगी। रिया ने अगली डकलिंग के सिर पर मारा। फिर उसने प्रेम की तरफ देखा और कहा, ये तो काफी स्टूपिड है पापा, मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी हो पाएगी। क्या होगा अगर? तभी प्रेम ने कहा, चिंता मत करो, हम इसे अच्छे से बड़ा करेंगे। प्रेम को पता था कि रिया क्या बोलने वाली है। कंपटीशन शुरू होने के पहले ही खत्म हो चुका था। आराम कुर्सी रेडी हो गई है, मैं ये तुम्हें कब दे दूं? सिस्टम ने प्रेम से पूछा। 30 सेकंड में उसे यहां रखना, प्रेम ने एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहा। फिर वो स्माइल करते हुए रिया से बोला, मैं तुम्हारे लिए एक मैजिक ट्रिक करने वाला हूं। रिया की आंखों में रौनक आ गई। क्या मैजिक? क्या ये वाकई मैजिक है? नहीं, पर उसी से कुछ मिलता जुलता है, प्रेम ने जवाब दिया। ठीक है, रिया ने ताली बजाकर कहा। अगर हम यहां पर बैठकर तारे देखना चाहते हैं तो हमें एक कुर्सी की जरूरत होगी, है ना? और शायद फिर हम उस कुर्सी पर अच्छे से बैठ सकते हैं? प्रेम ने रिया से पूछा। हाँ, रिया ने कहा। ओके, यहीं देखते रहना और अपनी आंखें बंद मत करना, प्रेम ने एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहा। टडा! रिया अपनी आंखें खोली हुई थी, लेकिन 3 सेकंड बाद कुछ नहीं हुआ। प्रेम अभी भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। उसे झटका लग गया। उसने सोचा कि यह क्या बदतमीजी है, आराम कुर्सी कहां है? अगली डकलिंग ने पीछे से आवाज दी। तभी रिया पीछे मुड़ी। पापा देखो, वहां एक कुर्सी है, रिया ने खुश होकर कहा। प्रेम पीछे मुड़ा और वहां एक कुर्सी दिखी। अगली डकलिंग उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए माफ करना, सिस्टम ने माफी मांगकर कहा। यह काफी भारी है, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। प्रेम को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे स्माइल करना पड़ा। प्रेम सोचने लगा, शायद सिस्टम ने यह जानबूझकर किया, इसने मुझे धोखा दिया। प्रेम ने सिर हिलाकर कहा, मेरी मैजिक ट्रिक्स आजकल थोड़ी बेकार हो गई है। प्रेम ने कुर्सी को थोड़ा धक्का दिया, कुर्सी आगे पीछे हिलने लगी। कुर्सी काफी अच्छी दिख रही थी। कुर्सी के हिलने से बिल्ली थोड़ा डर गई और दूर हट गई, और फिर वो जाकर फ्लोर पर बैठ गई। कुर्सी हिलना बंद हो गई। बिल्ली चारों तरफ कंफ्यूज होकर देख रही थी और उसे पता ही नहीं था कि अभी क्या हुआ था। आप काफी अमेजिंग हो पापा, मैं आप जैसा पावरफुल होना चाहती हूं, रिया ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। जब तुम्हारे मास्टर्स तुम्हें मैजिक करना सिखा देंगे तो तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। प्रेम ने स्माइल करके रिया के बालों में हाथ फेरकर कहा। चलो अब स्टार्स देखते हैं, ठीक है? प्रेम कुर्सी पर बैठ गया। उसने रिया को अपनी गोदी में बैठा लिया। रिया को कुर्सी पर ठीक से बैठने में काफी देर लगी। ये कितने ब्यूटीफुल हैं, प्रेम ने रिया का हाथ पकड़कर कहा। आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे, ना ही कोई लाइट्स चमक रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे आसमान में चमक रहे थे। प्रेम को ठीक से याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने इतनी अच्छी रात कब देखी थी। तभी रिया ने प्रेम से पूछा, पापा क्या आपको पता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कैसे गाते हैं? अरे इसने ये गाना कहां से सीखा? फिर प्रेम ने म्यूजिक बॉक्स की तरफ देखा और वो समझ गया। नहीं नहीं, मुझे ये गाना नहीं आता, प्रेम ने कहा। मैं आपको सिखाऊं पापा? रिया ने कहा। अब हाँ बिल्कुल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। प्रेम ने स्माइल करके कहा, बेटा तुम थोड़ा ना ट्यून में नहीं गा रही हो।
फिर रिया कंफ्यूज होकर खड़ी हो गई। लेकिन पापा, आपने तो अभी कहा कि आपसे ये गाना नहीं आता। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा इस गाने के बारे में पता है। चलो फिर साथ में गाते हैं, रिया ने कहा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। रिया ताली बजाकर गाने लगी। वो स्माइल कर रही थी, उसकी चोटी हिल रही थी। तारों की रोशनी में उसके कान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहे थे। प्रेम भी धीमे से गाने लगा। वो पूरे टाइम स्माइल करता रहा। उनका गाना इस शांत रात में उड़ रहा था। अगली डकलिंग तो कुर्सी पर नहीं चढ़ पा रही थी। वो कुर्सी के चारों तरफ परेशान होकर दौड़ रही थी और म्याऊं म्याऊं करके प्रेम और रिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। देखो पापा, तारे उड़ रहे हैं, रिया ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए एक्साइटेड होकर कहा। यह चमकता तारा था जो आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था। यह एक टूटता हुआ तारा है बेटा, अगर तुम इससे कुछ मांगो तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा, प्रेम ने कहा। सचमुच? रिया ने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और प्रे किया। मैं प्रे करता हूं कि रिया हमेशा खुश रहे, प्रेम ने रिया को देखकर अपने मन में प्रे किया। थोड़ी देर बाद रिया ने एक्साइटेड होकर आंखें खोली। तुमने क्या मांगा बेटा? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। सॉरी पापा, लेकिन सौम्या मैम कहती हैं कि अगर हम अपनी विशेष को सीक्रेट नहीं रखते तो वो पूरी नहीं होती, रिया ने प्यार से कहा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। प्रेम सौम्या का बहुत शुक्रगुजार था कि उसने रिया की पढ़ाई करने में मदद की थी। रिया की परवरिश में सौम्या का बहुत बड़ा हाथ था। रिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। रिया ने प्रेम के गाल पर एक किस कर दिया और प्रेम के सीने पर अपना सिर रख लिया। पापा, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? नहीं, कभी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रेम ने रिया के बालों में धीमे धीमे हाथ फेर कर कहा। रिया ने स्माइल किया और वापस खड़ी हो गई। आप सबसे अच्छे पापा हो, अब मैं आपके लिए डांस करती हूँ। प्रेम ने सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रिया ने अभी बस थोड़ा सा ही डांस सीखा था। रिया कुर्सी से उठी और म्यूजिक बॉक्स उठा लाई। लेकिन पापा, मैं डांस कैसे करूं? मुझे तो ये गाना ही समझ नहीं आ रहा। प्रेम को भी ये गाना समझ में नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, इस गाने का नाम है लॉलीपॉप। रिया ने खुश होकर ताली बजाई। मुझे इस गाने का नाम पसंद आया। मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है, शायद इसलिए इस गाने के टाइम मशरूम परी बहुत एक्साइटेड थी। मुझे भी लॉलीपॉप पसंद है, प्रेम ने स्माइल करके कहा। मैं डांस शुरू करती हूँ। रिया नीचे झुकी और उसने स्क्रीन पर टैप कर दिया। म्यूजिक शुरू हो गया। रिया ने एक दिन में ही म्यूजिक बॉक्स यूज करना सीख लिया था, जबकि अभी रिया को ज्यादा शब्द पढ़ते भी नहीं आते थे। रिया का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। वो मुड़कर खड़ी हो गई। उसने हाथ बांध लिए, फिर उसने हाथ ऊपर किए और उन्हें हिलाने लगी। रिया बीट पर डांस कर रही थी। उसके डांस मूव्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो काफी क्यूट थे। प्रेम रिया को डांस करता देखकर स्माइल करने लगा। रिया पैर आगे पीछे भी कर रही थी। वो इन डांस मूव्स को और भी अच्छा बना रही थी। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, रिया आखिरी डांस पोजीशन में ही खड़ी रही और लंबी लंबी सांसें लेकर बोली, पापा, मैंने कैसा डांस किया? तुमने बहुत अच्छा डांस किया, मशरूम परी से भी अच्छा, प्रेम ने कहा। रिया ने इसके पहले कभी भी डांस नहीं सीखा था, लेकिन उसने एक दिन में ही बहुत से डांस मूव्स याद कर लिए थे। रिया का टैलेंट वाकई शानदार था। रिया बहुत जल्दी इस डांस को सीख सकती थी। चलो अब नीचे चलकर नहा लेते हैं, कल बहुत बड़ा दिन है, तुम्हें नए कपड़े पहनने मिलेंगे। प्रेम ने नीचे झुककर रिया को उठा लिया। हाँ पापा। रिया ने अपनी बाहें प्रेम के गले में डाल दी। अगली डकलिंग भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कोई भी अगली डकलिंग पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। छोटे राजकुमार के महल में एक आदमी बहुत सारे मैजिशियन से बातें कर रहा था। सभी उसे देख रहे थे। तभी मंत्री जैसा दिखने वाला एक आदमी आया और फुसफुसा कर कहा, राजकुमार, बोनो के यहां से हमारा मैसेज लेकर कोई आया है। कुंवर नारायण ने सरप्राइज होकर देखा और तुरंत मंत्री से जाने को कहा। फिर वो खड़ा हुआ, एक वाइन का ग्लास ऊपर उठाया और बोला, आप लोग नौजवान हो, लेकिन आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वफादारों की बिल्डिंग आप पर निर्भर करती है, राज्य आप पर निर्भर करता है। चलो इस राज्य के नाम एक जाम हो जाए। राज्य के नाम। सभी मैजिशियंस ने अपने ग्लास ऊपर किए और एक बार में पूरी वाइन पी ली। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस के कारण चमक आ गई थी। अब देर हो रही है, मैंने आपके लिए कमरों का अरेंजमेंट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज नींद अच्छी आएगी। राजकुमार कुंवर नारायण ने कहा। शुक्रिया राजकुमार, आप बहुत दयालु हैं राजकुमार। जब आप राजा बन जाएंगे तो राज्य बहुत तरक्की करेगा। सभी मैजिशियंस राजकुमार की तारीफ करने लगे। कुंवर ने हाथ हिलाकर कहा, मैं तो घर में छोटा हूं, मेरे बड़े भाई राजा बनेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं, जाइए आराम कीजिए। सभी स्माइल करते हुए चले गए।
सबके जाने के बाद कुंवर नारायण के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए। तभी मंत्री दोबारा अंदर आया। मेरे राजकुमार, मैसेंजर बाहर खड़ा है, उसने सिर झुकाकर बोला। उसे स्टडी रूम में लेकर चलो और याद रहे किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, कुंवर ने कहा और उसने ग्लास नीचे रख दिया जिससे वाइन फैलने लगी। ठीक है राजकुमार, मंत्री ने झुककर बोला। बाकी लोगों को छोटा राजकुमार भले ही जिम्मेदार और डिसेंट लगता था, लेकिन मंत्री को मालूम था कि वो कैसा इंसान है। स्टडी रूम के सारे दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई थीं। कुंवर नारायण वहीं खड़ा था और एक पेंटिंग को देख रहा था। एक 40 साल का बौना आदमी जो मैसेंजर बनकर आया था, कुंवर को देख रहा था। उसके चेहरे पर नर्वसनेस के कारण पसीना आ रहा था। कुंवर नारायण की उम्र 30 साल की थी, लेकिन उसे देखकर बहुत पावरफुल इंसान की वाइब्स आ रही थी। मैसेंजर ठीक उतना ही झुककर खड़ा था जितना वो बौनों की रानी के सामने झुककर खड़ा होता था। मैसेंजर काफी टाइम पहले से इस कमरे में खड़ा था, लेकिन अभी तक कुंवर ने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो क्या चाहती है? कुंवर ने पूछा और मुड़कर एक और पेंटिंग की तरफ देखने लगा। रानी हर्षिता ने यह चिट्ठी मुझे आपको देने को कहा है, बौने आदमी ने जवाब दिया। चिट्ठी के लिफाफे का रंग डार्क ग्रीन था और उसके ऊपर पत्तियां बनी हुई थी। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। उसे टेबल पर रख दो और जाओ, कुंवर ने उसे बिना देखे कहा। जी राजकुमार। उसने दोनों हाथों से चिट्ठी टेबल पर रख दी, 2 कदम पीछे हुआ और मुड़कर बाहर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। उसने बाहर आकर राहत की सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। उसकी पीठ पसीने में गीली हो गई थी। कुंवर ने जैसे ही दरवाजा लगने की आवाज सुनी, वो पीछे मुड़ा और उसने चिट्ठी उठाई। बेलों में से हरी रोशनी निकली और वो लिफाफे के अंदर चली गई। उसने लिफाफा फाड़ा और उसे टेबल पर खाली कर दिया। उसके अंदर से काले बीज और हरे रंग का कागज निकला। उसने बीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया और कागज उठाया। वो पढ़ते पढ़ते अपनी आईब्रो ऊपर करता जा रहा था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। थोड़ी देर के बाद कागज उसके हाथ में जलने लगा। लिफाफा और बीज भी जलने लगे। लगता है मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। वो तो शायद टाइम मैजिक जैसा पुराना मैजिक भी कर सकता है। महेंद्र प्रताप, मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, कुंवर ने मुट्ठी बांधकर कहा। उसकी आवाज बहुत गुस्से भरी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी हवा चली और टेबल पर रखे कागज उड़ने लगे। कुंवर ने कागज पकड़ा और हवा रुक गई। कागज का दूसरा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। मुझे अपना प्लान आगे बढ़ाना होगा, कुंवर ने सोचा और उसका चेहरा पहले जैसा शांत दिखने लगा। वो टेबल के सामने बैठा और एक पेन उठा लिया। प्यारी इशिता, मुझे माफ करना कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें एक भी चिट्ठी नहीं लिखी, कुंवर ने लिखा। जब कुंवर ने पूरी चिट्ठी लिख दी, उसने चिट्ठी को एक नीले लिफाफे में रखा और उस पर लिख दिया, इशिता के लिए। फिर वो थोड़ी देर तक सोचता रहा और उसने एक कागज और उठा लिया। उसने लिखा, प्यारी रानी हर्षिता, मैं आपके प्लान में आपकी मदद करूंगा। प्लीज आप अपना वादा मत भूलना। कालचुरी राज्य के साउथ वेस्ट में एक नौजवान, ताकतवर और सुंदर आदमी अपने गोल्डन कवच में एक टेंट के अंदर ऊंची गद्दी पर बैठा था। वह हाथ में बोल लेकर खड़ा हुआ और स्माइल करने लगा। चलो जाम उठाओ। उसके ऑफिसर्स ने अपने अपने जाम उठा लिए। शुक्रिया राजकुमार, आपने हमें यहां बुलाया। आप बहुत दयालु हैं राजकुमार, एक बूढ़े आदमी ने अपने राजकुमार की तरफ देखकर कहा। तभी एक सिपाही अंदर आया। हमारा खबरी वापस आ गया है, उसे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है, उसने राजकुमार के कान में फुसफुसा कर कहा। भीकम सिंह की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सिर हिलाया और सिपाही को जाने को कहा। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर स्माइल की और बोला, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आया। इतना कहकर वो बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसे मेरे टेंट में भेजो, भीकम सिंह ने सिपाही से कहा और एक बड़े से टेंट की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद एक नौजवान सिल्वर मास्क पहनकर टेंट के अंदर आया। राजकुमार, मैंने करीब 6 महीने तक इन्वेस्टिगेट किया, उसने धीमी आवाज में कहा। आपने जितने सेनापतियों के नाम बताए थे, मैंने उन सब के बारे में जाना। कर्नल रंजीत पर मुझे सबसे ज्यादा शक है। वो रिटायर होकर करूर चले गए थे। उस रात की घटना के बाद वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। उन्होंने अपने गायब होने की वजह मुझे बताई, लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो मुझे सच नहीं लगा। रंजीत? भीकम ने मन में बड़बड़ाया, फिर उसने स्माइल करके कहा, वो महेंद्र प्रताप का खास आदमी था। शायद उसी ने महेंद्र को गायब करवाया होगा।
प्रेम ने रिया को नहलाने के बाद उसे बिस्तर पर लिटा दिया और अगले डकलिंग को भी वहीं रख दिया। फिर प्रेम ने उसे कहानी सुनाई। जब रिया अपनी बिल्ली के साथ सो गई तो उसने रिया के माथे पर किस किया। प्रेम को अपनी बेटी के साथ खेलना बहुत पसंद था। प्रेम अपने बेड पर गया और उसने लाइट बंद कर दी और एक्साइटेड होकर सोचने लगा, कल मेरी बेटी की पहली क्लास है, उसे तो कल नई ड्रेस पहननी होगी। प्रेम हमेशा रिया के साथ रहना चाहता था, लेकिन प्रेम रिया को वो हर चीज नहीं दे सकता था जिससे वो इस दुनिया में सेफ रहे। रिया को और भी पावरफुल होने की जरूरत थी ताकि वो खुद को और अपने पापा को प्रोटेक्ट कर सके। सिस्टम, मुझे नई ड्रेस चाहिए, प्रेम ने सिस्टम से कहा। तुम्हें क्या चाहिए इससे मुझे क्या मतलब? मैं तुम्हें यहाँ कुकिंग का बादशाह बनाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा कोई सुपरमार्केट नहीं। सिस्टम ने गुस्से में कहा। मुझे तो लगा कि तुम हो। प्रेम ने ऐसा नहीं कहा। कल रिया के लिए बहुत खास दिन है, प्रेम ने स्माइल करके कहा। मुझे रिया के लिए एक अलग ड्रेस चाहिए, लेकिन बहुत अलग भी नहीं, चमकदार लेकिन बहुत चमकदार भी नहीं, ढीली लेकिन बहुत भी ढीली नहीं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम बस प्राइस बताओ। सिस्टम चुप रहा, फिर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें एक अजीब सी ड्रेस दे देता हूँ, कैसा रहेगा? प्रेम ने आईब्रो ऊपर करके सोचा, लगता है मैंने इससे कुछ ज्यादा ही मांग लिया। प्रेम थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, यार मुझे कुछ अच्छी ड्रेस दिखा दो। सिस्टम ने कुछ भी नहीं कहा, बस प्रेम के दिमाग में बहुत सारी फोटोज दिखने लगी। सिस्टम के पास बहुत सारी ड्रेसेस थीं। वहां वसीम और अमित जैसे मैजिशियंस की लंबी ड्रेसेस भी थीं, लड़ने के लिए छोटी ड्रेसेस भी थीं और क्यूट कलरफुल ड्रेसेस भी थीं। साधु संतों जैसे कपड़े कौन पहनता है? साधु संत भी मैजिशियंस होते हैं क्या? मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो होते हैं, सिस्टम ने कहा। अच्छा, तो क्या वो लोग फायरबॉल बना सकते हैं? प्रेम ने पूछा। तभी साधु संतों की ड्रेसेस गायब हो गईं। प्रेम ने सारी फोटोज अच्छे से देखी और ब्लूइश पर्पल ड्रेस चुन ली। इसके साथ काले जूते लिए, काले रंग का चोगा लिया जिसमें हुड था। रिया इस ड्रेस को पहनकर काफी क्यूट दिखने वाली थी। जब सिस्टम ने इस ड्रेस की प्राइस 30 सोने के सिक्के बताई तो प्रेम ने ऐसे 2 पीस तुरंत खरीद लिए। दूसरी ड्रेस पूरी काली थी। रिया काली ड्रेस में भी बहुत सुंदर दिखती। शुक्रिया, कपड़े 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, सिस्टम ने खुश होकर कहा। उन्हें वार्डरोब में रख देना, और अगर तुमने इस बार कोई भी गलती करी तो मैं तुमसे अगली बार कुछ भी नहीं खरीदूंगा, प्रेम ने वॉर्न करते हुए कहा। भरोसा रखो, मैं इस बार कोई भी गलती नहीं करूंगा, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। प्रेम ने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, फिर उसने रिया को देखा और दोबारा लाइट बंद करके सो गया। पापा उठो, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। अलार्म बजने के पहले ही रिया ने प्रेम को उठाया। प्रेम ने नींद भरी आंखों को बड़ी मुश्किल से खोला और रिया की तरफ देखा। रिया खुशी से कूद रही थी। आज मैं स्कूल जाऊंगी, बिल्ली ने रो कर कहा और बेड पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। रिया ने आज फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया था। प्रेम के हाथ पर रिया ने पैर रखा तो प्रेम की सारी नींद गायब हो गई। उसने अपना हाथ पीछे किया। उसने घड़ी की तरफ देखा। अभी 4:50 हुए थे। अभी तो बहुत टाइम है, तुम थोड़ी देर और सो सकती हो, प्रेम ने रिया को नाचते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहा। प्रेम रिया की एक्साइटमेंट समझ सकता था क्योंकि आज रिया के स्कूल का पहला दिन था। प्रेम भी आज काफी खुश था। रिया ने नाम सिर हिलाया। नहीं पापा, मैं और नहीं सोना चाहती हूँ, मैं आज अच्छी ड्रेस भी पहनना चाहती हूँ, मेरे बाल आप ठीक कर देना। रिया का चेहरा डांस करने के कारण लाल हो गया था। उसे अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पापा, स्कूल कहाँ है? रिया ने पूछा। तुम आज ककाओ स्कूल में जाकर पढ़ाई करोगे, प्रेम ने उठकर जवाब दिया। रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। सचमुच? हाँ। प्रेम ने रिया के सिर को छुआ और वार्डरोब की तरफ चला गया। ये तो अच्छी बात है, तब तो मैं साक्षी के साथ भी खेल सकती हूँ। रिया और जोर से कूदने लगी। रिया के बिस्तर पर इतनी जोर से कूदने से बिल्ली बिस्तर से नीचे गिर गई और रिया को देखने लगी। प्रेम ने स्माइल करके सिर हिलाया। हाँ, क्लास के बाद तुम अपने दोस्तों के साथ खेल सकती हो। फिर प्रेम ने वार्डरोब खोला और रिया को देखने के लिए मुड़ गया। सोचो, आज स्कूल के लिए तुम क्या पहनने वाली हो? प्रेम ने कहा। एक सुंदर सी ड्रेस, रिया ने एक्सपेक्टेंट होकर पूछा। एक सुंदर सी मैजिशियन की ड्रेस, प्रेम ने ड्रेस और चोगा वार्डरोब से बाहर निकालते हुए कहा। वाह पापा, ये तो काफी ब्यूटीफुल है, रिया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। क्या मैं ये पहनकर देख सकती हूँ? प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं। उसने ड्रेस पहनने में रिया की मदद की। ड्रेस और चोगा काफी कंफर्टेबल था। सिस्टम के अकॉर्डिंग इस ड्रेस में फायर प्रूफ मटेरियल यूज हुआ था, इसलिए एक लिमिट तक ये फायर प्रूफ थी।
बस अब ये देखना बाकी था कि रिया की आंख से ये ड्रेस जलती है या नहीं। ड्रेस की स्लीव्स पर लेस लगी हुई थी। रिया ने अपने काले लेदर के बूट्स पहने और काला लाल चोगा पहना जो उसके घुटनों तक लंबा था। रिया बहुत ही क्यूट छोटी सी मैजिशियन लग रही थी। प्रेम 2 कदम पीछे गया और उसने रिया को ध्यान से देखा। रिया वाकई बहुत क्यूट दिख रही थी। रिया की ड्रेस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। प्रेम को खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। पापा, मैं कैसे दिख रही हूँ? रिया ने एक्साइटेड होकर पूछा। तुम कमाल की दिख रही हो। मैं एक मैजिशियन बन गई। रिया ने अपनी मुट्ठी बांधी और कमरे में खुश होकर दौड़ने लगी। अगली डकलिंग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। जब ये अमित से लड़ाकू मैजिक सीख लेगी तो शायद ये भी सुपर वुमेन बन जाएगी। प्रेम ने स्माइल करके सोचा। वो रिया का चोगा उड़ते हुए देख रहा था। रिया दूसरे कमरे में दौड़कर गई और खुद को मिरर में देखने लगी। फिर वो प्रेम की तरफ मुड़ी और बोली, पापा, क्या आप आज मेरी 2 चोटियां बना देंगे? प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। आज पहली बार रिया ने अपनी हेयर स्टाइल बदलने की बात कही थी। आज रिया स्कूल जाने के लिए वाकई एक्साइटेड थे। प्रेम ने जल्दी से रिया की 2 चोटियां बना दी। इस ड्रेस के साथ 2 चोटियां बहुत अच्छी लग रही थीं। ब्रश करने के बाद प्रेम तैयारी करने सीढ़ियों से नीचे चला गया और रिया बिल्ली के साथ रेस्टोरेंट में खेलने लगी। भले ही रिया इतने जल्दी उठ गई थी, लेकिन वो थकी हुई बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। आज वो एक मैजिशियन बन गई थी। प्रेम को रिया के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था और अमित के लिए भी रसमलाई लेकर जाना था। सिस्टम, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, प्रेम ने सिस्टम से कहा। प्रेम जल्दी से स्कूल पहुंचना चाहता था। शायद तुम कार अफोर्ड नहीं कर सकते। प्रेम ने आईब्रो ऊपर कर ली। यार, एक पुरानी ऑल्टो से काम बन जाएगा। मैं पुरानी चीजें नहीं बेचता, सिस्टम ने कहा। और यहाँ की रोड के हिसाब से ऑल्टो सही चॉइस नहीं है। एक्चुअली सिस्टम की बात सही थी। ककाओ गांव की रोड अच्छी थी, लेकिन वो कार के लिए नहीं बनाई गई थी। अच्छा, तुम्हारी सबसे सस्ती कार कितने की है? प्रेम ने पूछा। रेंज रोवर सबसे सस्ती कार है। प्राइस 15,000 सोने के सिक्के। तुम इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। सबसे महंगी रेंज रोवर 30,000 सोने के सिक्कों में आती है। तुम्हारे पास साइकिल भी है ना? प्रेम ने कहा और सोचने लगा। कार तो काफी महंगी है। मैंने जितने भी पैसे बचाए थे वो सारे स्ट्रेंथ में खर्च हो जाएंगे। अगर मैंने इतने सारे पैसे गाड़ी में खर्च कर दिए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, और इतनी महंगी गाड़ी खरीदने का कोई फायदा भी नहीं है। प्रेम के पास अपनी पिछली लाइफ में एक महंगी रेंज रोवर कार थी जो उसकी सबसे सस्ती कार हुआ करती थी, लेकिन उसने इस सब के पीछे एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। ये सब तो उसके पापा ने खरीदे थे। अब उसे एक एक पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी। अब वो बहुत सोच समझकर ही पैसे खर्च करता था। तुम सबसे महंगी रेंज रोवर कार के लिए इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लोन भी दे सकता हूँ। 12 महीने तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। कार की डाउन पेमेंट बस 9,000 सोने के सिक्के हैं। मैं तुम्हें 3 फ्री मेंटेनेंस भी दे सकता हूँ। 10 सोने के सिक्कों के नीचे तुम्हें कभी भी रिपेयरिंग चार्ज नहीं देना होगा। इससे अच्छा ऑफर तुम्हें कभी कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मुझे साइकिल दिखाओ, प्रेम ने बिना हेजिटेट हुए कहा। सिस्टम हमेशा प्रेम से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। अगर तुम चाहो तो कार की टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। तुम साइकिल बेचते हो या नहीं? प्रेम को सिस्टम के ऑफर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कार्स गैस से चलती थी और इस दुनिया में गैस स्टेशन नहीं था। प्रेम को सिस्टम से ही गैस खरीदनी पड़ती और सिस्टम उसे गैस भी काफी महंगी बेचता। और प्रेम कार चलाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता था, क्योंकि इस दुनिया में कार नाम की कोई चीज नहीं थी और पैसे कमाना फिलहाल प्रेम की पहली प्रायोरिटी थी। सिस्टम के सारे तरीके बर्बाद हो गए। साइकिल की फोटोज दिखाने के अलावा सिस्टम के पास कोई चॉइस नहीं बची थी। प्रेम ने एक पुराने मॉडल की साइकिल चुनी। सिस्टम को बेवकूफ बनाकर प्रेम ने साइकिल में बहुत सी अपडेटेड चीजें लगवा ली। प्रेम ने साइकिल के बस 10 सोने के सिक्के ही दिए। साइकिल तैयार हो रही है, ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। मुझे ये कहाँ रखनी है? सिस्टम ने कहा। रेस्टोरेंट के बाहर ठीक सामने, और जब तक हम जाने के लिए तैयार न हो जाएं, तब तक साइकिल वहां मत रखना। मैं नहीं चाहता कि ये चोरी हो जाए। प्रेम साइकिल की डिजाइन ध्यान से देखने लगा। साइकिल थोड़ी सी पुराने मॉडल की थी, लेकिन उसका कलर काफी अच्छा था। उसके आगे एक बास्केट लगी हुई थी और पीछे बच्चों को बैठाने की एक सीट थी। प्रेम आज अपने आप से बहुत खुश था, क्योंकि उसने 100 सोने के सिक्कों के रेट वाली साइकिल मात्र 10 सोने के सिक्कों में खरीद ली थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम ने सिस्टम से एक कंटेनर खरीदा और रसमलाई उसमें भर दी। कुछ शाही कबाब पैक किए और रिया के साथ बाहर चला गया। तुम्हारी साइकिल बाहर खड़ी है, सिस्टम ने कहा। पापा, क्या हम लेट हो जाएंगे? रिया ने परेशान होकर पूछा। अगली डकलिंग एक्साइटेड होकर चारों तरफ देख रही थी। प्रेम ने ना में सिर हिलाया। नहीं होंगे, तुम चिंता मत करो, हमारे पास साइकिल है।
हम 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे, प्रेम ने रेस्टोरेंट के सामने इशारा करके कहा। बास्केट और एक्स्ट्रा सीट के बाद भी साइकिल काफी अच्छी दिख रही थी। रिया देखने के लिए पीछे मुड़ी। ये क्या है? इसमें 2 पहिए हैं, क्या ये घोड़ा गाड़ी है? लेकिन हमारे पास तो घोड़े नहीं हैं। बेटा ये साइकिल है, इसे चलाने के लिए घोड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम ने रसमलाई का कंटेनर और शाही कबाब का बॉक्स एक बैग में रखा और उसे साइकिल के हैंडल में टांग दिया। फिर उसने अगली डकलिंग को बास्केट में बिठाया और रिया को सीट पर। बेटा कसकर पकड़ना, ठीक है? हमारे पास बस 15 मिनट है, इसलिए हमें जल्दी चलना होगा। रिया ने सिर हिलाया। ठीक है पापा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट में चमक रही थी। उसे नहीं पता था कि साइकिल क्या चीज थी, लेकिन उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा था। अगली डकलिंग ने अपने दोनों पंजे बास्केट पर रख लिए और चारों तरफ देखते हुए क्यूरियस होकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। प्रेम साइकिल पर बैठा और पैडल मारने लगा। साइकिल चलने लगी और वो धीरे धीरे तेज हो गई। वाह, हम बहुत तेज चल रहे हैं, रिया ने खुश होकर कहा। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, उसका चोगा पीछे उड़ रहा था। वो वाकई में एक सुपर वुमेन जैसी लग रही थी। वाह, ये लोग कितने शानदार लग रहे हैं, काले कौवे ने प्रेम को देखकर कहा।